बच्चों, आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में से विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पाठ के अंतर्गत टेलीविजन और इंटरनेट के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपने इस पाठ से संबंधित पार्ट 1 की वीडियो तो अवश्य ही देखी होगी, जिसमें हमने प्रिंट माध्यम और रेडियो के बारे में चर्चा की थी। तो चलिए अब समझते हैं जनसंचार के अन्य दो माध्यम टेलीविजन और इंटरनेट को। दीदी, आज हमें जनसंचार के माध्यमों में से टेलीविज़न और इंटरनेट के बारे में बताओ ना। क्यों नहीं, सबसे पहले हम टेलीविज़न की बात करते हैं। जनसंचार के माध्यमों में टेलीविज़न की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट माध्यम में शब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो रेडियो में ध्वनियों की, लेकिन टेलीविज़न में शब्द और ध्वनि के साथ जब दृश्य भी मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता भी कई गुना बढ़ जाती है। टेलीविज़न में दृश्यों की बहुत अहमियत होती है। अगर टेलीविज़न के लिए समाचार लिखने हों तो इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि लिखे और बोले जाने वाले शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्यों के अनुरूप हों। दीदी, जैसे यदि जंगल के दृश्य दिखाए जा रहे हो तो हम जंगल की ही बात लिखेंगे, समुद्र की नहीं। यदि कहीं आग लगी हुई है तो हम उसका जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। बच्चों, टीवी में सूचनाएं विभिन्न चरणों से होते हुए दर्शकों के पास पहुंचती हैं। इसलिए अब हम टीवी खबरों के विभिन्न चरणों के बारे में जानते हैं। पहला चरण होता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, दूसरा होता है ड्राई एंकर, तीसरा चरण होता है फोन इन, चौथा चरण होता है एंकर विजुअल, पांचवा चरण होता है एंकर बाइट, छठा होता है लाइव और सातवां एंकर पैकेज। दीदी, प्लीज़ इन चरणों के बारे में विस्तार से बताइए। ठीक है बच्चों, अब मैं इन चरणों के बारे में विस्तार से बताती हूँ। पहला चरण होता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। बच्चों, कोई भी बड़ी या महत्वपूर्ण खबर जिसे अन्य खबरों को रोक कर दिखाना या सुनाना जरूरी हो, उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। यह कम शब्दों में होती है। दूसरा चरण है ड्राई एंकर। बच्चों, जब तक समाचार के दृश्य नहीं आते तब तक दर्शकों को रिपोर्ट से मिली हुई जानकारी के आधार पर जो समाचार से संबंधित सूचना देता है उसे ड्राई एंकर कहते हैं। तीसरा चरण होता है फोन इन। इसका मतलब है कि जो एंकर होता है वह रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। रिपोर्टर तो घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी भी जानकारी मिलती है उसे वह दर्शकों को बताता है। चौथा चरण है एंकर विजुअल। इसमें दृश्य दिखाए जाते हैं। जब घटना से संबंधित दृश्य आ जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जिसे एंकर पढ़ता है। पांचवा चरण है एंकर बाइट। एंकर बाइट यानी कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में इसका बहुत महत्व होता है। किसी खबर की पुष्टि के लिए प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाया और सुनाया जाता है। इससे खबर प्रमाणिक हो जाती है। दीदी, जैसे अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ उपस्थित उन लोगों से बात की जाती है जिन्होंने उस दुर्घटना को होते हुए देखा था, और फिर उन लोगों से हुई बातचीत को टेलीविज़न पर भी दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि खबर में कितनी सच्चाई है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब अगले चरण का नाम है लाइव। इसमें किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण होता है। दीदी, जैसे हम किसी मैच का टेलीविज़न पर सीधा प्रसारण देखते हैं, या फिर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए भाषण देते हैं तो भी उसका सीधा प्रसारण दिखाया जाता है। हाँ बच्चों, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हम अगले और अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ यानी पूरी तरह से पेश करने का जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट और ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं।
अब टीवी खबरों के चरणों के बारे में तो आपको जानकारी हो गई। हाँ बच्चों, एक बात और, टेलीविज़न में केवल दृश्य और शब्द ही नहीं होते, बल्कि उसमें ध्वनियाँ भी होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो वे कथन या बाइट जो खबर बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और दूसरी दीदी दूसरी प्राकृतिक आवाजें होती है ना, जो दृश्य के साथ साथ चली आती हैं, जैसे चिड़िया का चहचहाना या गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ या फिर कारखाने में किसी मशीन के चलने की ध्वनि। बिल्कुल सही। बच्चों, समाचार लिखते समय भाषा में बहुत सब्र की आवश्यकता होती है। रिपोर्टर सारी बातें खुद बता देना चाहते हैं, लेकिन अच्छा तो यह होता है कि दृश्य और ध्वनियाँ भी बोलें। बच्चों, टेलीविज़न में देखने और सुनने का मज़ा एक साथ लिया जा सकता है। यह मनोरंजन और ज्ञान का एक अच्छा साधन भी है। दुनिया भर की घटनाओं को हम घर बैठे सीधे यानी लाइव देख सकते हैं। हर तरह के लोग इसमें कार्यक्रम देख व सुन सकते हैं, चाहे वे पढ़े लिखे हों या अनपढ़। लेकिन टेलीविज़न में कुछ खामियां भी होती हैं, जैसे कि टेलीविज़न में भी रेडियो की तरह समय की सीमा होती है। यह भी एक रेखीय माध्यम है। इसमें अश्लीलता और हिंसा की भावनाओं को भी बढ़ावा मिलता है। एक बात और दीदी, ज़्यादा देर तक टेलीविज़न देखने से आंखें भी खराब हो जाती हैं। अब हम रेडियो और टेलीविज़न की भाषा शैली पर बात करते हैं। भाषा लोगों तक पहुंचने का माध्यम होती है, इसलिए समाचार लिखते समय भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सबको आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखने चाहिए। समाचार लिखते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो प्रचलित हों और जिनका उच्चारण भी आसान हो, जैसे क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला शब्द का प्रयोग करना चाहिए। रेडियो व टेलीविज़न के लिए समाचार लिखते समय निम्नलिखित, उपरोक्त, अधोहस्ताक्षरित और क्रमांक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द्वारा शब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए तथा, एवं, किंतु, परंतु शब्दों की जगह और, लेकिन जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुहावरों का प्रयोग केवल उन्हीं स्थानों पर करना चाहिए जहां आवश्यक हो। बच्चों, अब हम जनसंचार के अगले माध्यम यानी कि इंटरनेट के बारे में चर्चा करते हैं। इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है। इसे सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ दीदी, इंटरनेट से तो दृश्य और प्रिंट दोनों माध्यमों का फ़ायदा मिल जाता है। इंटरनेट पर तो 24 घंटे समाचार और सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं। यह जनसंचार का सबसे तेज माध्यम भी है। इंटरनेट ने शोध या रिसर्च का काम भी बहुत आसान कर दिया है। हाँ बच्चों, इसके साथ साथ इंटरनेट संवादों के आदान प्रदान व चैटिंग का अच्छा स्रोत भी है, परंतु जनसंचार के इस माध्यम में कुछ कमियां भी हैं। आजकल की नई पीढ़ी को खुद को हर वक्त अपडेट करने की आदत पड़ गई है, जिसके बुरे परिणाम सामने आए हैं। लोग जीवन के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से कटते जा रहे हैं। वर्तमान में तो इंटरनेट अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का माध्यम भी बन गया है। इसके अलावा गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए इंटरनेट किसी काम का नहीं, क्योंकि इसे चलाने के लिए धन और कौशल की ज़रूरत पड़ती है। दीदी, ये इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है? बच्चों, जब इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे ही इंटरनेट पत्रकारिता कहा जाता है। वर्तमान में विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। यह तीसरा दौर 2002 से शुरू हुआ था। दीदी, इंटरनेट पत्रकारिता का पहला तथा दूसरा दौर कब तक चला? इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर 1982 से 1992 तक तथा दूसरा दौर 1993 से 2001 तक चला। इस प्रकार वास्तविक रूप से इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। इस दौर में
तकनीक के स्तर पर भी इंटरनेट का बहुत अधिक विकास हुआ। नई वेब भाषा HTML आई, इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम के ब्राउज़र आए। इन सभी ने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न और तेज रफ्तार बना दिया। दीदी, ये जो नई वेब भाषा HTML है उसको क्या कहते हैं? उसका पूरा नाम क्या है? बच्चों, नई वेब भाषा को HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। दीदी, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में बताइए ना। भारत में अभी इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर 1993 से शुरू हुआ माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ है। दीदी, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की दृष्टि से कौन सी साइट अच्छी है? भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की दृष्टि से हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक और जी न्यूज़ जैसी साइटें अच्छी हैं। दीदी, भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वो कौन सी साइट है? भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह rediff.com, इंडिया इंफोलाइन व सिफी जैसी कुछ ही साइटें हैं। rediff को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। एक बात और बच्चों, तहलका.com को वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। दीदी, हिंदी के ऐसे कौन से समाचार पत्र हैं जिनके इंटरनेट संस्करण भी उपलब्ध हैं? नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला आदि हिंदी के ऐसे समाचार पत्र हैं जिनके इंटरनेट संस्करण भी उपलब्ध हैं। दीदी, क्या कोई ऐसा अखबार भी है जो प्रिंट रूप में ना होकर सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध हो? हाँ बच्चों, प्रभा साक्षी नाम का अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। पत्रकारिता की दृष्टि से हिंदी की सबसे अच्छी साइट कौन सी है? पत्रकारिता की दृष्टि से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC है। दीदी, हिंदी वेब पत्रकारिता की क्या समस्या है? हिंदी वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनामिक फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं हैं। हिंदी के कीबोर्ड का मानकीकरण होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, इसी के साथ अब हमारा विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पाठ समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया पढ़ेंगे।